तो दोस्तों मूवी एक्सप्रेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की ये केस थ्रिलर मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी और एंडिंग में सच और कातिल को जानकर आप भी दंग रह जाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, जितने भी नए लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक डेंजरस इमरजेंसी कॉल से, जहां एक लड़की डर के मारे पुलिस को कॉल करती है और हेल्प मांगती है। तभी पुलिस ऑफिसर कालिदास बिना टाइम वेस्ट किए उस लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पहुंचकर उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और ये इन सभी से लड़ता है। तभी यहाँ पर एक गुंडा उसका हाथ काट देता है, जिसके बाद ये सभी गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद जब वो रूम के अंदर जाके देखता है तो वहाँ उसे हेल्प मांग रही लड़की और एक लड़के की लाश मिलती है। और इस रेप केस की सबसे शॉकिंग बात ये होती है, किलर कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उस लड़की का खुद का बाप होता है। अब इसके बाद ये केस तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन कालिदास के दिमाग में सच और इंसान की सोच को लेकर बहुत बड़े सवाल छूट जाते हैं। इसी वजह से उसका सीनियर ऑफिसर भी उसे वार्न करता है और कहता है इमोशन में आकर काम करना कभी कभी जानलेवा हो सकता है। दरअसल कालिदास सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक इमोशनल इंसान भी है। अब इसी दौरान सिटी में एक डेंजरस मैटर चल रहा होता है, जिसमें कोर्ट में मर्फी नाम के गैंगस्टर की हियरिंग होने वाली होती है और खबर मिलती है कि मॉर्गन गैंग उससे कोर्ट के अंदर ही मारने का प्लान बना रही है। अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही टेंस हो जाती है, क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर मर्डर हो गया तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तभी गेम और भी डेंजरस टर्न लेता है, क्योंकि यहाँ कोर्ट में अचानक एक अनजान बंदे की एंट्री होती है, जो मॉर्फी पे हमला करके उसके हाथ बांधकर उसे कार में बंद कर देता है। जिसके बाद उसे एक सुनसान जगह में ले जाकर उसका गला घोटकर उसको जान से मार दिया जाता है। अब इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें पुलिस को पहले लगता है कि ये गैंग वॉर का रिजल्ट होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर सबको मिसलीड किया था। मतलब असली किलर कोई और ही है, जो छुपकर गेम को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ से स्टोरी और भी मिस्टीरियस बनने लगती है, क्योंकि बॉडी पर स्ट्रगल के साइन होते हैं और हाथ बंधे हुए होते हैं, लेकिन किलर का एक भी प्रूफ नहीं मिलता है। तभी इस दौरान कालिदास से एक जवान लड़का स्टीफन मिलता है, जो कि एक लॉयर का जूनियर होता है। अब यहाँ पर कालिदास को उसका चेहरा थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगता है, जैसे कि उसने उसे कहीं देखा हो। तभी दूसरी तरफ मॉर्फी के लोग पुलिस पर ही शक करने लगते हैं। उनका मानना होता है कि पुलिस ने ही इंफॉर्मेशन लीक की थी और इसी वजह से मॉर्फी मारा गया। अब इसके बाद न्यूयॉर्क की रात एक मित्रा नाम की एक छोटी बच्ची की माँ जब वो काम में बिजी होती है, तभी अचानक उसकी बेटी गायब हो जाती है। जिसके बाद पहले सबको लगता है कि वो बिल्डिंग में ही होगी, लेकिन धीरे धीरे पैनिक स्टार्ट हो जाता है और उन्हें वो ढूंढने के बाद भी कहीं नहीं मिलती। और ये सब देखने के बाद उसकी माँ डर के मारे रो पड़ती है। तभी ये केस कालिदास के पास पहुंचता है, जिसके बाद यहाँ आईपीएस ऑफिसर वैष्णवी भी उसके साथ मिलकर छानबीन करती है। तभी इसी दौरान इन्हें एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है, जिसे देखकर मित्रा के मम्मी पापा घबरा कर रोने लगते हैं। अब इसके बाद ये लोग सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हैं और इस डॉग के ओनर का पता लगाते हैं। जिसके बाद ये उसके घर की छानबीन करते हैं, पर वहाँ इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, जिसका मतलब या तो वो अभी भी बिल्डिंग के अंदर है या फिर कोई उसे इतनी सफाई से ले गया है कि कैमरा तक को पता नहीं चला। लेकिन तभी इन्वेस्टिगेशन के बीच एक अजीब से कॉन्वर्सेशन होती है। दरअसल इस केस के दौरान उसकी मुलाकात दोबारा स्टीफन से होती है, वही लॉयर का जूनियर जो उसे पहले मिला था। अब ये कॉन्सिडेंस थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि 7 साल पहले जो रेप और मर्डर केस हुआ था वो उसमें शामिल था। अब इसके बाद यहाँ पर ये उससे पूछताछ करके मित्रा के बारे में पूछते हैं, लेकिन स्टीफन का बिहेवियर यहाँ पर फ्रेंडली होता है और वो नॉर्मल रिएक्ट करता है। लेकिन कालिदास को उसके अंदर कुछ ऑफ फील होता है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। और इसी तरह उन्हें एक बड़े से खेत में एक बैग में मित्रा की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर मित्रा के माँ बाप रोने लगते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रही, क्योंकि अब इसमें एक छोटी सी मासूम बच्चे की जान जा चुकी होती है। और नेचुरली सबसे बड़ा सस्पेक्ट अब स्टीफन बन जाता है, इसलिए पुलिस उसे थाने में ले जाकर प्रेशर डालने लगती है। लेकिन तभी एक और पावरफुल आदमी की यहाँ पर एंट्री होती है, जिसका नाम एडवोकेट नटराज होता है। ये वही सीनियर लॉयर है जिसका स्टीफन जूनियर है। अब यहाँ आते ही नटराज पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज कर देता है और कहता है कि पुलिस के पास स्टीफन के खिलाफ कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है। अब यहाँ पर वैष्णवी भी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है स्टीवन पहले भी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व रह चुका है, लेकिन नटराजन कहता है पुराने केस की वजह से किसी को दोबारा क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और ऑनेस्टली उसकी बात इलीगली सही भी होती है। अभी इन्वेस्टिगेशन रूम एक फिजिकल बैटलफील्ड बन जाता है, जिसमें एक साइड पुलिस होती है जो इमोशनल प्रेशर में जल्दी से किलर को पकड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ नटराज होता है जो हर इलीगल स्टेप को रोक रहा होता है। वो वैष्णवी को इनडायरेक्टली थिएटर भी करता है और कहता है कि एक गलत मूव उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकता है। इतना कहते ही नटराजन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है स्टीवन ने ये मर्डर नहीं किया है। अब ये सुनकर रूम में कंप्लीट साइलेंट हो जाता है। अब इसके बाद
बाद इन्हें अपने ऑफिसर से एक बात पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि स्टीवन पहले भी 13 साल की लड़की के रेप और मर्डर के केस में अरेस्ट हो चुका है, लेकिन लॉयर नटराज ने उसे कोर्ट में बचा लिया था मेंटल का एक्सक्यूज देकर। अब यहाँ पर वैष्णवी को पूरा यकीन हो जाता है कि मित्रा का असली किलर स्टीफन ही है। लेकिन शॉकिंग बात यह होती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, सिर्फ ब्रूटल इंजरी होती है। अब तभी इसी दौरान यहाँ एक औरत आती है और इन्हें बताती है उस रात उसकी बेटी ने मित्रा को स्टीफन के साथ देखा था। अब इतना बताते ही उसको भी फोन पर खबर मिलती है कि हर्षिता की डेड बॉडी स्विमिंग पूल में मिली है। और इसी दौरान एक थिएटर में एक बंदे का भी मर्डर हो जाता है और इसी थिएटर में स्टीफन भी बैठा होता है, जिसके पीछे वैष्णवी ने अपना एक ऑफिसर लगाया होता है। इसलिए जब वैष्णवी को ये पता चलता है तो वो उसे पकड़ लेती है। लेकिन इसके बाद इनका सीनियर ऑफिसर इन्हें बहुत डांटता है क्योंकि उसके पास स्टीफन के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है। अब इसके बाद दास उससे कहता है कि तुमने काफी जल्दी कर दी। तभी वो बताती है कि स्टीफन के पुराने रेप और मर्डर केस में नटराजन ने उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी कहकर उसे बचा लिया था, क्योंकि उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड माइनर थी। अब ये लोग ये सोचकर सोचते हैं कि उसे ढूंढकर हम उसको फंसा सकते हैं, लेकिन जब ये उस लड़की से मिलते हैं तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस दिन स्टीफन सच में उसके साथ ही था। अब पुलिस के सामने सिर्फ यहाँ पे एक सवाल बचता है, क्या स्टीफन ही असली किलर है या अपार्टमेंट के अंदर कोई और इंसान है जो बच्चों को टारगेट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ से मूवी मुझे पर्सनली थोड़ी कंफ्यूजिंग और स्लो लगने लगी थी, क्योंकि एक ही चीज को बार बार डिफरेंट एंगल से दिखाया जा रहा था। इसलिए अब मैं आपको सीधा पॉइंट पे समझाता हूँ, ताकि आप भी ये ना सोचो कि भाई इस मूवी की एंडिंग कब आएगी। तो चलिए अब फाइनली जानते हैं कि उस रात का असली सच क्या था। अब सबसे पहले उन मर्डर्स की बात करते हैं जो हुए हैं। दरअसल स्टीफन पर जब 13 साल की एक लड़की का रेप का केस लगा था, वो रेप दरअसल स्टीफन ने नहीं बल्कि 3 गुंडों ने किया था। और स्टीफन तो उस बच्ची की मदद करने के लिए गया था, लेकिन गाँव वाले उसे ही गलत समझ लेते हैं और इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे गलत समझकर छोड़ देती है। फिर इसके बाद स्टीफन की मुलाकात जेल में एक पांडे नाम के किलर से होती है, जो उसकी कहानी सुनकर उसे गाइड करता है और इन तीनों रेपिस्ट को सजा देने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके बाद वो अपने एडवोकेट दोस्त नटराजन से उसको छुड़वा देता है। जिसके बाद ये प्लान के अकॉर्डिंग पहले मर्फी को मारते हैं, जिसके बाद स्टीफन सेकंड बंदे को थिएटर में ही मार देता है। और जब थर्ड बंदे की बारी आती है तो दास और वैष्णवी पांडे का पता निकालकर उसके पास जाकर स्टीफन के बारे में पूछते हैं, और तभी यहाँ पर वो पांडे से स्टीफन की रियल स्टोरी जानकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो अब तक उसे गलत समझते आ रहे थे। अब इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये तीसरे बंदे को भी मारने वाले हैं, इसलिए ये पूरी प्लानिंग करते हैं ताकि स्टीफन को रोक सके। अब इसके बाद ये स्टीफन को पकड़ने के लिए चर्च में जाते हैं, लेकिन यहाँ पांडे के आदमी उस तीसरे बंदे को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद स्टीफन को पांडे का कॉल आता है और वो उससे कहता है अगर अब तुम उस बिल्डिंग में रहे तो तुम भी मारे जाओगे, इसलिए वहाँ से निकल जाओ। दरअसल स्टीफन को हमेशा गाइड करने वाला पांडे ही है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि पांडे ने उस तीसरे बंदे को भी मार दिया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस पर, और इस केस के कातिल के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि वो कातिल एक छोटी लड़की है जिसका नाम अनन्या है। यकीन नहीं हो रहा है ना? और सच बोलूं तो मैं भी हैरान रह गया था कि ये कैसे कातिल हो सकती है। तो चलो अब सच जानते हैं। दरअसल न्यू ईयर वाले दिन जब अनन्या और हर्षिता छत पर रील्स बना रहे थे, तो स्टीव का दोस्त बहुत नशे में गुस्सा होकर वो पपी को उनको देने लगता है, जिससे ये दोनों डर जाती है। लेकिन ये सब देखकर अनन्या को काफी गुस्सा आता है और वो पपी को मारने निकलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि स्टीफन ने अपने पपी को मित्रा को खेलने के लिए दिया होता है। अब ये देखकर गुस्से में पागल हर्षिता डॉगी को छत में ले जाकर नीचे फेंक देती है, और इसी दौरान मित्रा उसको बचाने के लिए उसकी रस्सी पकड़ती है, जिसके साथ वो भी नीचे गिर जाती है और मर जाती है। अब इसके बाद हर्षिता और अनन्या डर जाते हैं, और जब अनन्या अपनी माँ को ये बात बताती है तो वो मित्रा की बॉडी देखकर रोने लगती है और अपनी बेटी से कहती है कि ये तूने क्या किया। अब इसके बाद वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह करके चालाकी से मित्रा की बॉडी के बारे में उन्हें बता देती है। तभी इसी दौरान उसे पता चलता है कि हर्षिता पुलिस को सच बताने का सोच रही है, लेकिन यहीं पे अनन्या ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डालती है। और स्टार्टिंग में भी यहाँ पर अनन्या की माँ को कॉल पर हर्षिता की मौत के बारे में बताने वाली उसकी ही बेटी होती है, क्योंकि गलती अनन्या की थी, लेकिन उसने स्टीफन को फंसाया ताकि वो बच सके। अब यहाँ पर डॉक्टर प्रसन्ना को भी ये सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि उस रात इसने इन दोनों को छत से आता हुआ देखा था जिस दिन वो हादसा हुआ था। इसलिए वो उन्हें धमकी देता है और कहता है स्टीफन तो बेचारा निर्दोष है, असली कातिल तो तुम्हारी बेटी है, अब मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। अब तभी यहाँ पुलिस आती है और वो नीचे देखने लगता है, लेकिन तभी ये देखकर अनन्या उसको भी छत से नीचे फेंक देती है, जिससे पुलिस को लगता है कि उसने खुदकुशी कर ली। अब इसके बाद जब ये सब स्टीफन को पता चलता है तो वो स्टीफन को भी एक जगह धोखे से बंद कर देती है। अब इसके बाद हम अनन्या की माँ को देखते हैं, जो फाइनली ये सब सच दास को बता देती है। अब इसके बाद अनन्या की माँ दास के पास से उठकर अंदर जाकर कुंडी लगा देती है, और यहाँ पर पहले ही उसने
अपनी बेटी को बेहोश करके रखा होता है, इसलिए वो दोनों को मारने के लिए कमरे में आग लगा देती है। अब ये सब दास देख लेता है और वो रूम के अंदर आकर अनन्या को बचा ले जाता है और अनन्या की माँ बेचारी जलकर मर जाती है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। और सच बताऊं दोस्तों, एंडिंग वाला ये सीन बहुत ही इमोशनल था। सच में ये सीन आपको हिला कर रख देंगे, क्योंकि अनन्या जैसी छोटी उम्र की लड़की इतनी बड़ी मास्टरमाइंड और डायन निकलेगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अब इसके बाद दास को स्टीफन का कॉल आता है और वो भी हर्षिता का सच जानकर चौंक जाता है। अब ये सुनकर दास भी समझ जाता है कि स्टीफन एक्चुअली इनोसेंट था। अब इसके बाद हर्षिता को भी होश आ जाता है और दास उससे देखे ही रह जाता है। तभी वो दास को देखकर एक किलर स्माइल देती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है। इसके बाद कहानी में आगे क्या होगा ये सब यहाँ पर नहीं बताया गया है, बस एक सस्पेंस छोड़ा है जिसका असली सच अगर हमें इसका तीसरा पार्ट बनता है तभी पता चल सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं बनेगा, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है और अनन्या अब कोई और माइंड गेम भी नहीं खेल सकती है। अब यहाँ पर दास या तो उसको पकड़वा देगा या फिर उसकी माँ के सेक्रीफाइस को देखते हुए उसे छोड़ देगा, क्योंकि हमें पता है दास एक इमोशनल इंसान है। बाकी दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर कर दिया ताकि आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।